नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यह टेस्ट सीरीज है। कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। तो आज टेस्ट सीरीज संख्या 2 है। टेस्ट सीरीज संख्या 2, इसी में से कुछ प्रश्न छूट चुके थे तो हम टेस्ट सीरीज संख्या 2 में इसे कंप्लीट करते हैं। चैप्टर का नाम ईंट, मनके और अस्थियां है और भारतीय इतिहास के कुछ विषय कक्षा 12 का यह आपका टेस्ट सीरीज है। देखिए मित्रों, जो भी लोग एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 का पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 और 1 ईयर का ये सब्सक्रिप्शन है टीजीटी पीजीटी जूनियर के लिए, ठीक है। और अगर आप पूरा का पूरा नोट्स चाहते हैं, अगर आप एमसीक्यू टेस्ट चाहते हैं तो 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मिलेगा। पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा, वन लाइनर सीरीज मिलेगा, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे और इसी तरह से 2500 एमसीक्यू फुल टेस्ट आपको मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा और नोट्स भी मिलेगा। इसकी फीस केवल 799 रुपया होगी, 799 रुपया होगी इसकी फीस। और ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय कक्षा 12, चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। तो इससे संबंधित टेस्ट सीरीज को देखते हैं। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब आगे का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो यह आपका टेस्ट सीरीज संख्या 2 है, टेस्ट सीरीज संख्या 2, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह लॉन्ग चैप्टर था तो 2 टेस्ट सीरीज में मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूं। जो छोटे चैप्टर होंगे उनको एक ही टेस्ट सीरीज में मैं कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन ये लॉन्ग चैप्टर था, इसमें प्रश्न काफी है तो इसीलिए इसको 2 टेस्ट सीरीज में हमने कंप्लीट करा रहा हूं। ये दूसरी टेस्ट सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक हैं? शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान में कौन सी वस्तु सहायक है? तो प्रस्तर पिंड, प्रस्तर मतलब पत्थर, पत्थर का कोई पिंड मिला, पूरे शंख और तांबायश, अपूर्ण वस्तुएं, कूड़ा करकट। तो मतलब शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं मिलना जरूरी है? तो ये सभी वस्तुएं अगर मिलती हैं तो यह पता चल जाता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन केंद्र था। तो देखिए 1 2 3 4 सब सही है, मतलब विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः प्रस्तर पिंड, पूरे शंख और ताम्र अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट का आधार बनाते हैं। मतलब कहीं कूड़ा करकट भी है, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी, सपोज दैट अगर कहीं जैसे दर्जी के वहां जाते हैं तो दर्जी के वहां बहुत सारे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं, तो क्या है, कूड़ा करकट ही है। तो इससे क्या पता चलता है यहाँ पर यह वस्तु बस बनती थी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, जिससे यह पता चल जाता है कि यहाँ पर पत्थर का कुछ बनता था, ठीक है। ये सब है। तो उपयुक्त आधारों पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो को भी शिल्प उत्पादन केंद्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 12 काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सीरीज चल रही है और जो भी लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 799 रुपए का यह कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा। इसमें आपको एमसीक्यू मिलेगी 2500 एमसीक्यू फुल टेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, तथा और आपको वन लाइनर सीरीज भी आपको मिलेगी और आपको नोट्स भी मिलेंगे। जो लोग लेना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगन कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया के लेख में मगान किसे कहा गया है? मगान किसे कहा गया है, किस स्थल को? बहरीन को, दिलमुन को, अफगानिस्तान को या ओमान को? तो ओमान को मगन कहा गया है, ओमान को कहा गया है मगन, ठीक है। मेसोपोटामिया के लेख में मगन कहा गया है ओमान को। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है। मगन किसको कहते थे? ओमान को। तो देखिए मेसोपोटामिया के लेखों में मगन, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे की आगमन के साथ मिले हैं। मतलब मेसोपोटामिया के लेख में ये बताया गया है कि मगन नामक क्षेत्र से तांबा मंगाया जाता है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी कहां से तांबा मंगाया जाता था? ओमान से मंगाया जाता था। तो यह मगन का मतलब क्या था? ओमान, ठीक है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में नई पुरातात्विक खोज संकेत करती हैं कि तांबा संभवतः अरब के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण भी दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे
और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकिल के अंश अंश पाए जाते हैं। मतलब हड़प्पा के पुरावस्तुओं में निकिल का अंश मिलता है और हड़प्पाई तांबे में भी निकिल का अंश मिलता था। ठीक है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा में जो भी पुरावस्तुएं बनती थी, जो भी तांबे की चीजें बनाई जाती थी, और तांबा कहाँ से आयात किया जाता था, वह ओमान से आयात किया जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त ओमान से एक हड़प्पाई मर्तमान भी मिला। मर्तमान मतलब बर्तन, एक प्रकार का बर्तन होता था। तो ओमान से क्या मिला है, हड़प्पाई मर्तमान मिला है, जिससे ऊपर काली मिट्टी की मोटी पर चढ़ाई गई है। ठीक है, संभवतः तांबे का विनिमय इसी से होता था। तो तांबे का विनिमय होता था, ऐसे माना गया कि हड़प्पाई मर्तमान, हड़प्पाई मिट्टी का बर्तन कहाँ से मिला है, ओमान से मिला है। तो हड़प्पा के लोग क्या देते थे, इसको बर्तन देते थे, और ओमान के लोग क्या देते थे, तांबा देते थे। तो तांबा का विनिमय मतलब इसी से होता था, लेन देन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। प्रश्न आप अच्छे से देख लें, और इसी तरह से आप लोग की सारी टेस्ट सीरीज करा दी गई है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कक्षा 11 का पूरा लेक्चर्स आप लोगों को दिया जा चुका है, टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को दिया जा चुका है, तो उसे आप बिल्कुल देखें। और जो लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करेंगे उनको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज 2500 MCQ की टेस्ट सीरीज उनको मिलेगी, और पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा केवल 799 रुपए के कोर्स में। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोग को बता भी दिया हूं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेसोपोटामिया के प्राप्त लेखों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो देखिए मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन, मगान और मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है, यह तो सही है। यह मेलुहा से प्राप्त कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार के लकड़ियों के विषय में जानकारी मिलती है, यह भी सही है। मोर को हाजा पक्षी नाम से वर्णित किया गया है। मेसोपोटामिया के लेखों में हाजा पक्षी किसे कहा गया है, मोर को, तो यह भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। मिस्र को नाविकों का देश कहा गया है, यह बात है गलत है। मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश कहा गया है मेलुहा को। मेलुहा का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है, नाविकों का देश, न कि मिस्र को कहा गया, तो यही बात है गलत है। जबकि 1 2 और 3 ये तीनों बातें क्या है, सही है। 1 2 3 मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। और मिस्र को नहीं नाविकों का देश कहा गया है, मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। मेलुहा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन संभवतः बहरीन को कहा गया है। दिलमुन किसे कहा गया है, दिलमुन और माकन, तो दिलमुन किसे कहा गया है, बहरीन को कहा गया है। और माकन किसे कहा गया है, मकरान को कहा गया है। तो दिलमुन किसे कहा गया है, बहरीन को कहा गया है मेसोपोटामिया के लेखों में। मगन किसे कहा गया है, ओमान को कहा गया है, ओमान। ठीक है, मेलुहा किसे कहा गया है, हड़प्पाई क्षेत्र को, कि आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। इन लेखों से मेलुहा से प्राप्त कार्नेलियन और लाजवार्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, मेसोपोटामिया में नाव बनाने के लिए अच्छी लकड़ियां नहीं थी, तो लकड़ियों का भी आयात करते थे मेसोपोटामिया के लोग। मेलुहा के विषय में मेसोपोटामियाई मिथक बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा हो और उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी जो क्या है, हाजा पक्षी का मतलब मोर है। ठीक है, मोर को हाजा कहते थे लोग। मेसोपोटामियाई लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि व्यापार में लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग भी किया गया था। ठीक है, दरअसल ये मुहर ऐसा चीज होता था, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है, तो उस पर मुहर मार दिया जाता था, कच्ची मिट्टी का लेप लगाकर मुहर मार दिया जाता था। इसे क्या कहा जाता था, इसे मुहरबंदी कहा जाता था। तो व्यापार में लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुहरबंदी का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न 14 देखिएगा, हड़प्पाई द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आप लोग को। 4 ऑप्शन है, इन चारों में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। यह वर्णमाला पर आधारित था, छोड़िए, यह आपका सही नहीं है कि हड़प्पाई लिपि जो थी वर्णमाला पर आधारित नहीं थी, चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, यही आपका सही नहीं है पहला कथन। ठीक है, दूसरा कथन से बी, सी और डी तीनों सही है। तीनों को देख लेते हैं। जो लेख लिखा जाता था वो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, बिल्कुल दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। और कुछ विद्वान यह भी बताते हैं कि दाईं से बाईं फिर बाईं से दाईं लिखा जाता था, मतलब ब्रुस्टोफेंड्रम लिपि थी। ठीक है, मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र भी बना है। मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र भी बना है, तो यही है।
चित्र भी बनाए जाते थे। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी लेख मिले हैं उसमें सबसे बड़ा जो लेख है उसमें 26 चिन्ह के संकेत मिले हैं। तो यह भी आपका सही है। तो कौन सही नहीं था? केवल ए ऑप्शन सही नहीं था। तो देखिए, हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, न कि वर्णमालीय, जहां प्रत्येक चिन्ह का एक स्वर और व्यंजन को दर्शाता है। प्रत्येक चिन्ह की संख्या कहीं अधिक थी, लगभग 375 से 400। मतलब कितने चित्राक्षर थे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में? 400 चित्राक्षर थे, 400। ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है। दाईं ओर क्या है? चौड़ा अंतराल है। जैसे मान लो दाईं से बाईं लिखा जाएगा तो इधर तो खूब बढ़िया से लिखा जाएगा, लेकिन ये पता है कि अभी और लिखना है और समय यहाँ पर जगह कम है, तो वहां पर कभी सघनता के साथ लिखा जाएगा, बचा बचा कर। ठीक है। तो ऐसा दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, जिससे प्रतीत होता है कि लिखने वाले ने दाईं से बाईं ओर लिखना प्रारंभ किया, बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। अब देखिए, यही सब चीजें विवाद का कारण बन जाती हैं। जैसे अब यह इस चैप्टर के अनुसार अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के अनुसार कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग लिखा करते थे वो दाईं से बाईं ओर लिखते थे। लेकिन कई सारी कंपटीशन की पुस्तकों में भी है और ऐसा अन्वेषण से भी होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी प्रोस्टोफ्रेंडम लिपि थी, मतलब दाईं से बाईं ओर लिखते थे और फिर बाईं से दाईं ओर लिखते थे और फिर दाईं से बाईं ओर लिखते थे, फिर बाईं से दाईं ओर लिखते थे। ठीक है। जबकि इस चैप्टर के अनुसार ऐसे है। तो कुल मिलाकर दोनों बातें ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है। मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा मिलता है, संभवतः यह मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। इस पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर, अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। अतः कथन तीन जो है सी है। कथन 3 जो है आपका सही है। मतलब जो भी लिखा जाता था वह भाव चित्रात्मक था, मतलब चित्र बनाकर लिखा जाता था। ठीक है। चिन्ह बनाकर, चित्र बनाकर लिखा जाता था। हड़प्पाई लेख अधिकांशतः संक्षिप्त है। सबसे लंबा अभिलेख जो है हड़प्पा में मिला है वो 26 चिन्हों का है, 26 चिन्ह का है। ठीक है। चिन्ह में जैसे मान लीजिए यू आकार का चिन्ह सबसे ज्यादा है सिंधु घाटी सभ्यता में। मछली के आकार का काट दी जाता है। ठीक है। यू आकार का चिन्ह सबसे ज्यादा है और चित्रों में मछली के आकार का चित्र ज्यादा है। ठीक है। ये है। तो चित्र और चिन्ह मिलाकर ही हड़प्पा लिपि में लिखा जाता था, वर्णमाला नहीं था। प्रश्न 15 देखिएगा, हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। तो देखिए, बाट जिसे समान तौला जाता है, नापा जाता है, बाट। तो हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो बाटों का निर्माण सामान्यतः चर्ट पत्थर से होता था। ध्यान रखिएगा, बाट का जो निर्माण होता था चर्ट पत्थर से होता था, चर्ट पत्थर से होता था। अधिकांशतः ये बाट निशान रहित और घनाकार होते थे। यह भी सही है, घनाकार होता था बाट। ठीक है। घनाकार होता था। इन बाटों के निचले मानदंड जो थे द्विआधारी और ऊपरी मानदंड जो थे दशमलव प्रणाली पर अनुसरण करते थे। 1 2 3 तीनों बातें सही हैं। 1 2 3 मतलब विकल्प डी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, उपयुक्त तीनों कथन सही है। हड़प्पा काल में विनियमन बाटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती थी। ये बाट सामान्यतः चर्ट पत्थर के नाम से बने होते थे, आमतौर पर चर्ट पत्थर के बने होते थे। अब प्रश्न परीक्षा में ऐसे आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो बाट थे वो किस पत्थर के थे? लाल पत्थर के थे, बलुआ पत्थर के थे, संगमरमर के थे या चर्ट पत्थर के थे? तो चर्ट पत्थर ध्यान में रखिएगा। ये आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान रहित होते थे। जो भी बाट होते थे वो निशान रहित और घनाकार होते थे। ठीक है। इन बाटों के निचले देखिए घनाकार होते थे, गोल नहीं होते थे, ध्यान रखिएगा, घनाकार होते थे बाट। ठीक है। इन बाटों के निचले मानदंड जो थे द्विआधारी, मतलब 1 2 3 4 6 ऐसे करके मतलब थे। ठीक है। जबकि ऊपरी मानदंड जो था बाटों का दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। उल्लेखनीय है, जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम का एक बाट हो गया, तो अगला जो बाट होगा वह 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 100 ग्राम का होगा, दूसरा बाट होगा। फिर तीसरा बाट जो होगा जो 1 किलोग्राम 300 ग्राम का, ऐसे ऐसे करके था। ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग। प्रश्न 16 देखिएगा, हड़प्पाई समाज के मृदभांडों, मुहरों और बाटों और ईंटों में व्याप्त एकरूपता देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों के अनुसार इस एकरूपता का कारण क्या है? बताइए, हड़प्पाई जो समाज है, इतना बड़ा हड़प्पाई क्षेत्रफल पर फैला हुआ हड़प्पाई जो समाज था, वहां पर मिट्टी के बर्तनों में एकरूपता थी। मतलब एक ही तरह का मिट्टी का बर्तन पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में था। ठीक है। ज्यादातर भिन्नता कम देखने को मिलती थी। मुहरों में भी भिन्नता कम देखने को मिलती थी। बाटों का प्रचलन भी सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग जगहों पर एक ही प्रकार का था। ईंटों में भी एक ही प्रकार का, 4 संबंधी 2 संबंधी 1। तो यह जो एक ही प्रकार की समानता हर जगह आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक एकता थी। ठीक है। एक संगठित सत्ता था वहां पर। तो पुरातत्वविदों के अनुसार इस एकरूपता का कारण क्या है?
हड़प्पाई समाज का शिक्षित एवं सुसंस्कृत होना, यह तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हड़प्पाई लोगों का तकनीक के प्रति लगाव, विभिन्न सभ्यताओं में सीखने की कला, एक संगठित सत्ता का अस्तित्व, एक संगठित सत्ता का अस्तित्व, यही आपका सही है। देखिए, हड़प्पाई सभ्यता की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में मुहरों, बाटों, ईंटों और मृदभांडों में व्यापक एकरूपता परिलक्षित होती है। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक प्राप्त ईंटें समान अनुपात में बनी हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार संभवतः एक संगठित सत्ता थी जो जटिल फैसले लेती थी और उन्हें कार्यान्वित भी करती थी, ठीक है। प्रश्न 17 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित और मान्य मत क्या है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या सर्वाधिक मान्य मत है, इसे आपको बताना है। व्यापार का पतन, सामूहिक नरसंहार, जलवायु परिवर्तन, महामारी का फैलाव। देखिए, बहुत सारे मत हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत सारे मत हैं, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वाधिक सर्वमान्य मत जो है वह जलवायु परिवर्तन है, वह जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, विकल्प सी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक प्रचलित और सर्वमान्य मत जलवायु परिवर्तन है, जिसका कारण वनों की कटाई रहा होगा, जिससे अत्यधिक बाढ़ आ गई। बाढ़ को भी माना गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को माना गया है। तो बाढ़ भी क्या है, जलवायु परिवर्तन का ही तो में आता है बाढ़। और आप एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, आपने देखा होगा, ऋतिक रोशन की मूवी थी मोहनजोदाड़ो, उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो दिखाया गया है, बाढ़ से दिखाया गया है कि भयंकर बाढ़ आ जा रही है, पूरा का पूरा शहर समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन का जो सबसे जलवायु परिवर्तन ही सर्वाधिक प्रचलित और सर्वमान्य मत था, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन से क्यों हुआ कि वनों की कटाई हो रही थी और इसकी वजह से बाढ़ भी आ जाता है, अत्यधिक सूखे की स्थितियां उत्पन्न हुई होंगी, संभव सभ्यता का समय पतन भी होता गया। उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्वों का भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है, ठीक है। मोहरों, लिपियों, विशिष्ट मानकों, मृदभांडों का लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों के पतन और परित्याग जैसी परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है कि धार्मिक जीवन हड़प्पा सभ्यता में कैसा था। तो प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में, बिल्कुल सही है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया था। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति पूजा के संकेत तो बिल्कुल मिलते हैं। हड़प्पावासी पीपल की पूजा करते थे, नीम की पूजा करते थे, तो कुल मिलाकर प्रकृति पूजक थे। नदियों की पूजा भी करते थे, पर्वतों की पूजा करते थे, प्रकृति पूजक तो हड़प्पावासी थे। और जादू टोने में भी विश्वास करते थे, कई प्रकार की ताबीज भी हड़प्पा सभ्यता में मिली है, कई सारी चीजें मिली हैं, ठीक है। तो तंत्र मंत्र आदि किया करते थे, हवन आदि किया करते थे, तो जादू टोने में भी विश्वास रखते थे। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया। तो देखिए, पूजा स्थलों का किसी प्रकार का कोई प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। पूजा स्थलों का प्रमाण मेसोपोटामिया की सभ्यता में था, मिस्र की सभ्यता में था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा स्थलों का प्रमाण नहीं था। पूजा या प्रकृति या पूजा तो करते थे, लेकिन प्रकृति की पूजा करते थे और पशुपति की भी पूजा करते थे, मातृ देवी की भी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, लेकिन एक विशेष पूजा स्थल का अभाव था। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 3, विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा, हड़प्पाई मोहरों और अन्य वस्तुओं पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण थे जो प्रकृति पूजा के संकेत माने जाते हैं। मतलब कि मोहरों पर पेड़ पौधे भी थे, पौधों का चित्र भी था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में उसकी समकालीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता की जो भी समकालीन सभ्यताएं रही हैं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां पर मंदिर और विशाल पूजा स्थलों के संकेत नहीं मिलते हैं। मतलब क्या कह रहा है? मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में उनकी समकालीन सभ्यताओं की भांति मंदिर व विशाल पूजा स्थलों के संकेत नहीं मिलते हैं, मतलब उनकी भांति मंदिर व पूजा स्थलों के संकेत नहीं मिलते हैं। इसका मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता में वाकई में था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, विशाल भवन को धार्मिक स्थान मानने में पुरातत्वविद अभी भी एकमत नहीं है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि पूजा होता था, ये धार्मिक स्थान था, विशाल स्नानागार या विशाल भवन, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बनावली में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है बनावली में मंदिर का साक्ष्य मिला है, मंदिर जैसा किसी वस्तु का साक्ष्य मिला है, मंदिर जैसा साक्ष्य मिला है, लेकिन मंदिर नहीं मिला, मंदिर जैसा साक्ष्य मिला है बनावली में।
लेकिन बिल्कुल यह जानना कि किसी प्रकार का कोई पूजा स्थल नहीं था। हड़प्पा से प्राप्त ताबीजों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा वासी जादू टोने में विश्वास करते थे। 1 और 3 जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विचार करिए कौन सा कथन सही है। तो मार्टिमर व्हीलर हैं, व्हीलर महोदय मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ। यह आपका सही नहीं है, यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मार्टिमर व्हीलर मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण नहीं हुआ है, आर्यों की आक्रमण की वजह से हुआ है, ऐसा मानते हैं व्हीलर। तो यह तो सही नहीं है। दूसरा देखिए, जॉन मार्शल क्या मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण है। तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि जॉन मार्शल मानते हैं कि बाढ़ के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण, पारिस्थितिक की विक्षोभ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था, यह जॉन मार्शल मानते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कौन सही है? तो जॉन डेल्स का कथन सही है। यह मानते हैं भूतात्विक परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इनका यह कथन सही है, विकल्प 3। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? केवल 3, सी। देखिए अब सही उत्तर देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में इतिहासकारों का मत क्या है। जॉन मार्शल क्या मानते हैं? प्रशासनिक शिथिलता एवं बाढ़, प्रशासनिक शिथिलता एवं बाढ़ हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है, ऐसा जॉन मार्शल मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर क्या मानते हैं? आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा व्हीलर महोदय मानते हैं। जॉन डेल्स क्या मानते हैं? भूतात्विक परिवर्तन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण है, भूतात्विक परिवर्तन जॉन डेल्स कहते हैं। ठीक है, 1-2 कथन आपका गलत है और 3 जो है आपका सही है। प्रश्न 22 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? एक समझिए, एक राइटर वाला क्वेश्चन आपका आएगा, उस बार भी आया था संभवतः, इस बार भी आएगा, एक राइटर वाला क्वेश्चन आपका आएगा, तो इसी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, एस.एन. राव, जॉन मार्शल, स्टुअर्ट पिगट और डी.डी. कौशाम्बी। तो एस.एन. राव की पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एस.एन. राव की पुस्तक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं 4 बुक्स के बारे में बता रहा हूँ और 4 में से कोई एक जरूर आ सकता है या आने की संभावना बन रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि एक कोई क्वेश्चन आप लोग को पुस्तक से संबंधित देखने को मिलेगा, कोई भी हो सकता है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसी पुस्तक है? एस.एन. राव की। ठीक है, इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये किसने लिखा था? जॉन मार्शल ने लिखा था। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जॉन मार्शल की बुक है। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, ये किसकी पुस्तक है? जॉन डेल्स की पुस्तक है। और माई आर्कियोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये किसकी पुस्तक है? मार्टिमर व्हीलर ने लिखी हुई है। ये दोनों, यह पुस्तक। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 और इसकी फीस केवल 799 रुपया रखी गई है। पूरा बीपीएससी पीजीटी कंप्लीट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए, और हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है 799 रुपये में। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा? 2500 MCQ दे रहा हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। पीपीटी नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है, वन लाइनर सीरीज भी आपको मिलेगा और सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को मिलेगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी करिएगा। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। केवल 799 रुपये का कोर्स है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।